जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पिछले क्लास में 1769 तक क्वेश्चन कर चुके थे। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित प्रश्न को करेंगे, साथ ही साथ मॉडर्न फिजिक्स को भी करेंगे और नाभिकीय भौतिकी से भी संबंधित प्रश्न को करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट को भी देखते चलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में को देखेंगे दोस्तों। प्रवर्धक या एम्पलीफायर का उद्देश्य है, प्रवर्धक या एम्पलीफायर का उद्देश्य दोस्तों मेन काम क्या होता है, इसका वोल्टेज बढ़ाने का काम होता है, साथ ही साथ पावर बढ़ाने का काम होता है, करंट बढ़ाने का काम होता है। ये सारी को दोस्तों वोल्टेज बढ़ाना, करंट बढ़ाना, वोल्टेज बढ़ाना, पावर बढ़ाना, करंट बढ़ाना, सबको क्या करता है, एम्पलीफायर बढ़ाने का काम करता है। क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हमारा सही होगा, आगत संकेतों की शक्ति या धारा वोल्टेज को बढ़ाना। बिल्कुल सही दोस्तों, हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, MOS का पूर्ण रूप है। देखिए दोस्तों, MOS का जो पूर्ण रूप है हमारा वो क्या है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। वो क्या है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अर्धचालक पदार्थ में दाता प्रकार की अशुद्धियां जोड़ी जाती है तब। देखिए दोस्तों, अगर सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं हम, सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं दोस्तों, जिसमें जिसमें करंट हमारा आधा करंट पास होता है, मतलब कि सीमित मात्रा में, आधा यानी कि सीमित मात्रा में जिसमें करंट हमारा पास होता हो दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर या तो अर्धचालक बोलते हैं। तो अर्धचालक हमारा दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। दो टाइप, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है तो एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें क्या बोला गया कि जब अर्धचालक पदार्थ में दाता प्रकार की अशुद्धि जुड़ी जाती है, दाता आने की कौन क्या बोलते हैं दोस्तों, दाता कब बोलेंगे हम, जैसे कि अगर दोस्तों हम अगर एन टाइप के सेमीकंडक्टर बोले तो एन टाइप के सेमीकंडक्टर में जैसे हम इसमें सिलिकॉन को लेते हैं, क्या लेते हैं, जैसे कि दोस्तों इसमें हम क्या करते हैं, पहले फास्फोरस को लेते हैं, क्या लेते हैं, फास्फोरस को। फास्फोरस की अगर हम 72 कक्षा की बात करें तो कितने एलिमेंट होते हैं इसमें, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस में हमारा 5 इलेक्ट्रॉन जो बचता है, इसमें बाह्य 72 कक्षा में कितने, 5 इलेक्ट्रॉन बचता है। 5 इलेक्ट्रॉन के साथ इसमें हम सिलिकॉन का अगर हम पेयर बनाते हैं तो सिलिकॉन के साथ ये हमारा क्या करेगा, पेयर बनाएगा। तो सिलिकॉन के साथ पेयर बनाने के बावजूद भी एक इलेक्ट्रॉन हमारा बच जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बच जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन जो बचेगा हमारा वही क्या कहलाएगा, वो दाता प्रकार की अशुद्धि कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, दाता कहलाएगा। यानी कि जो एक सेमीकंडक्टर हमारा बच जाता है, यानी कि एक्स्ट्रा हो जाता है, क्या होता है, एक्स्ट्रा बच जाता है, उसे हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं या तो नेगेटिव सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा। ए नंबर का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और एक हमारा होता है दोस्तों पी टाइप का सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर में हम इसमें देखिए दोस्तों, जंक्शन में खराबी कब होता है, जंक्शन आने की दोस्तों हम डायोड कहते हैं। जंक्शन किसे कहते हैं, पी एन जंक्शन। क्या होता है, पी एन जंक्शन होता है। पी एन जंक्शन में क्या होता है, जब दोस्तों जब पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक साथ में हम बनाते हैं तो इसमें यहाँ पे क्या करता है, पी पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप का यहाँ पे एक लेयर बना लेता है। क्या बनाता है, लेयर। तो वो हमारा क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड होता है। तो ये पीएन जंक्शन डायोड हमारा कब ब्रेक डाउन होता है, यानी कि खराबी पीएन जंक्शन डायोड हमारा होता है वो कब खराब होता है, हमारा वो कब खराब होता है। तो ये हमारा दोस्तों खराब होने का इसका, इसमें दोस्तों दो चीज, दो कंडीशन होता है दोस्तों। एक होता है रिवर्स, रिवर्स रिवर्स बायस, एक होता है रिवर्स बायस दोस्तों प्रोसेस, और एक होता है फॉरवर्ड बाइस। क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस, फॉरवर्ड बाइस। रिवर्स मतलब दोस्तों ये पीछे की ओर जब होता है, यानी कि रिवर्स बाइस प्रोसेस जब होता है तब हमारा जाके जो जंक्शन में क्या होता है, खराबी होता है। जंक्शन में क्या होता है, खराबी होता है।
यानी कि तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी के कारण होगा, क्योंकि यहाँ पे पश्च वैसित के अंतर्गत, यानी पश्च मतलब क्या था हमारा रिवर्स, यानी कि पीछे की ओर जब होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और अगर फॉरवर्ड रहेगा तो वो हमारा खराबी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दर्शाया गया चित्र किसका प्रतिरूप करता है? देखिए दोस्तों, दो प्रकार का हमने क्या पढ़ा, हमने एक पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ा, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ा। उसी प्रकार दोस्तों ट्रांजिस्टर जो हमारा आता है दो होता है, एक एनपीएन होता है और एक पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। क्या होता है? दो ट्रांजिस्टर होता है। तो इसमें पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या होता है हमारा, इसमें देखिए दोस्तों, इमीटर से, इसमें देखिए, इसमें ये जो चित्र हमारा बनाया गया है, पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या होता है हमारा, जो करंट हमारा होता है वो इमीटर के थ्रू से आता है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, इमीटर यहाँ पे है। दोस्तों क्या पढ़ा कि दो टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर। उसी प्रकार ट्रांजिस्टर जो होता है दो प्रकार का होता है, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर और एक एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या होता है दोस्तों, जो करंट का प्रवाहित होता है वो इमीटर से आता है। तो जो करंट का प्रवाह होगा दोस्तों इसमें, उसमें पहले चित्र को बनाते हैं दोस्तों, ये हमारा होगा। यहाँ पे क्या है दोस्तों हमारा, ये इमीटर होगा और एक कलेक्टर है। ये क्या है? कलेक्टर है। सेम इसमें भी वही चीज होगा, ये क्या है, इमीटर है और ये क्या है, कलेक्टर है। और ये हमारा क्या है दोस्तों, बेस है। ये क्या है? बेस है। तो दोस्तों जो हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा, तो पीएनपी में इमीटर से करंट हमारा आएगा, क्या होगा, इमीटर से करंट आएगा और कलेक्टर की ओर बाहर निकल जाएगा करंट। लेकिन दोस्तों जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, इसमें कलेक्टर के थ्रू से करंट आता है और इमीटर के थ्रू से बाहर चला जाता है। किधर चला जाता है? इमीटर के थ्रू से। यानी कि यहाँ पे जो चित्र दर्शाया गया है, इमीटर से क्या हो रहा है, करंट आ रहा है। यानी कि इमीटर से करंट आ रहा है तो कौन सा हमारा पीएनपी, पीएनपी यानी कि ये जो हमारा ट्रांजिस्टर, ये जो ट्रांजिस्टर का सिंबल दिखाया गया है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा। क्योंकि हमने क्या देखा इसमें कि पीएनपी में इमीटर से करंट आता है और कलेक्टर से वापस जाता है, और पीएनपी में हमारा, एनपीएन में क्या होता है, कलेक्टर से करंट आता है और इमीटर से वापस जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा पीएनपी ट्रांजिस्टर का, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने हेतु, पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने हेतु, तो कौन सा हम ऑप्शन करेंगे दोस्तों? देखिए दोस्तों, हमने एन टाइप का सेमीकंडक्टर प्राप्त करने के लिए हमने क्या देखा था, उसमें फास्फोरस को लिया था। फास्फोरस में जिसका क्या था, 72 कक्षा में जिसकी 5 इलेक्ट्रॉन था। तो ये हमारा क्या था, एन टाइप का सेमीकंडक्टर था। तो हमें जब पी टाइप का सेमीकंडक्टर को प्राप्त करना है, क्या करना है, पी टाइप को। तो पी टाइप को जब सेमीकंडक्टर को हमको चाहिए, तो इसमें दोस्तों हम क्या करते हैं, तीन संयोजकता वाले तत्व को लेते हैं। क्या करते हैं, तीन संयोजकता वाले तत्व को लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, ब्रोन की बात कर लेते हैं, ब्रोन या तो गैलियम, ये धातुओं के दोस्तों बाह्यतम कक्षा में क्या होता है, तीन इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, तीन इलेक्ट्रॉन होता है। तो इन सभी इन धातुओं में दोस्तों हमारा पी टाइप का सेमीकंडक्टर प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि जो अशुद्धियाँ, ये हमारा क्या होता है, ये बेरिलियम, ये नहीं सॉरी, ब्रोन और ये जो गैलियम होता है, ये हमारा क्या, एक अशुद्धि के रूप में जब ऐड करते हैं तो हमारा पी प्रकार का या पी टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है। और अगर फास्फोरस को अगर हम ऐड करते हैं, फास्फोरस के साथ दोस्तों और एक दो है, यानी कि एंटीमनी जिसको कहते हैं हम, एंटीमनी या तो बिस्मथ, या तो बिस्मथ जैसे, या तो बिस्मथ जैसे धातु को जब हम ऐड करते हैं तो उसमें हमारा क्या होता है, एन टाइप का। यानी कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसकी बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 5 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें से जो ये पांचवा इलेक्ट्रॉन होता है उसको कोर इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। कोर या होल इलेक्ट्रॉन दोस्तों, कोर या होल इलेक्ट्रॉन या तो कोरेटर इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए बाह्यतम कक्षा में कितने संयोजकता चाहिए, तीन तत्व चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी जो है सो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टनल डायोड है एक,
देखिए दोस्तों, टनल डायोड है वो भी एक हमारा क्या होता है, एक टनल डायोड हमारा जो होता है वो एक अत्यधिक डोप किया गया पीएन जंक्शन डायोड ही है। क्या है, पीएन जंक्शन डायोड का दोस्तों हमारा वो, देखिए अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धचालक शब्दावली में डोपिंग। देखिए दोस्तों, अर्धचालक शब्दावली का मतलब क्या है दोस्तों, अर्धचालक मतलब क्या, उसमें जो करंट होगा हमारा, करंट पूर्ण रूप से क्या होगा, फ्लो नहीं करेगा हमारा, करंट जो है पूरा फ्लो नहीं करेगा, मतलब एक लिमिट मात्रा में या तो सीमित में मात्रा में करंट का उसमें क्या होगा, फ्लो करेगा। करंट का क्या होगा, सीमित मात्रा में फ्लो करेगा, यानी कि उसमें अशुद्धि ज़्यादा होगा, उसमें अशुद्धि क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो अशुद्धि बढ़ जाने के कारण उसमें करंट हमारा क्या होगा, थोड़ा कम फ्लो करेगा। तो यहाँ पे अर्धचालक पदार्थ के शुद्ध करने की प्रक्रिया है, बिल्कुल गलत। अशुद्धता प्रतिशत को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। तो यहाँ पे दोस्तों डोपिंग से संबंधित हमारा अशुद्धता प्रतिशत को बढ़ाने की प्रक्रिया, एक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एक एकीकृत परिपथ जिसे आईसी चिप भी कहा जाता है और एक छोटी प्लेट पर निर्मित इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का समूह है जो डैश से बना होता है। देखिए दोस्तों, आईसी चिप या दोस्तों अगर हम किसी भी सर्किट की बात करें, किसी भी सर्किट में दोस्तों अधिकतर सर्किट जो होता है हमारा, या जो अधिकतर सर्किट या मोबाइल जैसे अंतर में दोस्तों या इंस्ट्रूमेंट में सबसे अधिक दोस्तों हमारा सिलिकॉन, सिलिकॉन जो अर्ध सेमीकंडक्टर होता है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर को अधिकतर मात्रा में यूज किया जाता है। मोबाइल से या इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित, यानी कि लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब सारी इलेक्ट्रॉनिक्स में दोस्तों सिलिकॉन का सबसे अधिक मात्रा में सिलिकॉन का चिप इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जर्मेनियम का प्रयोग मुख्यतः डैश किया जाता है। देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा था कि जो जर्मेनियम होता है, जर्मेनियम या गैलियम या सिलिकॉन, ये सब सारा सारा का सारा क्या है हमारा दोस्तों, अर्धचालक है, यानी कि सेमीकंडक्टर है। ये क्या है हमारा, सेमीकंडक्टर होता है। तो यहाँ पे हमारा सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, अर्धचालक को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे हो जाएगा। प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है, जैसे टेलीविजन पर, टेलीविजन डैश छोड़ती है। तो टेलीविजन की बात करें दोस्तों, तो टेलीविजन हमारा सबसे अधिक मात्रा में क्या छोड़ता है, टेलीविजन हमारा जो होता है एक प्रकार का क्या है, रेडियो वेव है। क्या है, रेडियो वेव है। तो जो एलईडी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, लाइट इमिटिंग, लाइट इमिटिंग डायोड। तो जो लाइट इमिटिंग डायोड या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे जो होते हैं, जैसे टेलीविजन वगैरह, वो सारे के सारे क्या होते हैं, रेडियो वेव छोड़ते हैं, यानी कि रेडियो तरंगे छोड़ते हैं, रेडियो तरंग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा सही हो जाएगा। डायोड को एक डैश के रूप में प्रयोग किया जाता है। डायोड को हम किसके रूप में प्रयोग करते हैं दोस्तों, एक रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग करते हैं। रेक्टिफायर का काम क्या होता है, रेक्टिफायर का काम क्या है दोस्तों, ये एसी को डीसी में बदलने का काम करता है, यानी कि अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में क्या करता है, ये बदलने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डैश की खोज, डैश की खोज बाद में हुई थी और इसे इक्का सिलिकॉन में, इक्का सिलिकॉन से बदल दिया गया था। इक्का सिलिकॉन, तो इक्का सिलिकॉन दोस्तों ये हमारा क्या होता है, जर्मेनियम होता है। क्या होता है, जर्मेनियम होता है। यहाँ पे दोस्तों ये यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, जर्मेनियम। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसमें जो इक्का सिलिकॉन जैसे दोस्तों तीन तत्व हमारा था। पहला आने की दोस्तों, एक क्या था, ब्रॉन था, फिर क्या था, एल्युमिनियम था, फिर क्या था, सिलिकॉन था। इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, इक्का, इक्का बोरॉन। क्या बोलते हैं, इक्का बोरॉन, या तो फिर इक्का एल्युमिनियम, या तो इक्का सिलिकॉन। तो इक्का बोरॉन के स्थान पर यानी कि स्कैंडियम को लिया जाता है। क्या लिया जाता है दोस्तों, स्कैंडियम, और इक्का एल्युमिनियम के साथ गैलियम को लिया जाता है। किसको लिया जाता है दोस्तों, गैलियम को। और इक्का सिलिकॉन के साथ दोस्तों हमने जर्मेनियम को यहाँ पे देखा। क्या चीज़,
जर्मेनियम, जर्मेनियम। तो इक्का से संबंधित यहाँ पे हमारा 3 तत्व आता है दोस्तों। एक इक्का बोरॉन, ये बी से हमारा क्या है बोरॉन, और इक्का एल्युमिनियम, इक्का सिलिकॉन। तो इक्का सिलिकॉन यानी कि एल्युमिनियम यहाँ पे दर्शाते इसको सिलिकॉन, तो इक्का सिलिकॉन। तो इक्का बोरॉन हमारा, इक्का बोरॉन से संबंधित क्या है स्कैंडियम, यानी कि स्कैंडियम की जगह पर बोरॉन को लिया गया और गैलियम की जगह पर एल्युमिनियम को लिया गया और जर्मेनियम की जगह पर सिलिकॉन को लिया गया। तो ये 3 तत्व हमारा होता है जो इक्का से संबंधित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस अर्धचालक है। तो देखिए दोस्तों हमने क्या देखा, हम क्या देखा दोस्तों, सिलिकॉन हमारा क्या था, एक अर्धचालक था। उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एक जर्मेनियम दोस्तों, क्या था हमारा जर्मेनियम, जर्मेनियम। यानी कि जो जीई यहाँ पे दर्शाया गया दोस्तों, जीई वो हमारा सही उत्तर होगा। जी ए से मतलब यानी कि गैलियम दोस्तों, गैलियम हमारा धातु है और जो जर्मेनियम है वो हमारा क्या है, अर्धचालक है यानी कि सेमीकंडक्टर है। गैलियम क्या हमारा धातु है, लेकिन जो जर्मेनियम है वो क्या है हमारा सेमीकंडक्टर है। तो यहाँ पे तो उत्तर हमारा डी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्का सिलिकॉन जाना जाता है। तो हमने क्या देखा दोस्तों, इक्का सिलिकॉन किसके नाम से जाना जाता था, जर्मेनियम के नाम से जाना जाता था। किसका, जर्मेनियम के नाम से। जर्मेनियम आर्सेनिक सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में डैश कक्षाएं होती है। कक्षाएं का मतलब क्या दोस्तों, जैसे कि देखिए एक पहली कक्षा हो गया, ये हमारा क्या हो गया दूसरी कक्षा हो गया, ये क्या हो गया तीसरी कक्षा हो गया, और ये कितना, ये क्या हो गया चौथी कक्षा हो गया। पहली कक्षा को हम क्या बोलते हैं, KLMN। इसे हम दोस्तों केमिस्ट्री में और डिटेल से पढ़ेंगे, केमिस्ट्री से और डिटेल से पढ़ेंगे। 2-4 दिन में ही हम केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे इसमें भी। तो जो कक्षा होता है दोस्तों हमारा, जैसे कि जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, या सेलेनियम या ब्रोमीन हो गया, इन इन चारों तत्वों की बात करें दोस्तों, इनमें क्या होता है 4-4 कक्षाएं होती है। कितना होती है, 4-4 कक्षाएं होती है। तो यहाँ पे जो उत्तर हमारा हो जाएगा डी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब यहाँ दोस्तों हम लोग, यहाँ से दोस्तों हमारा क्या होता है मॉडर्न यहाँ से दोस्तों क्या होता है हमारा मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट होता है, या तो आधुनिक भौतिकी स्टार्ट होता है। अब दोस्तों अगर यहाँ पे हम क्या देखेंगे, आधुनिक मॉडर्न फिजिक्स से संबंधित सारे प्रश्न को करेंगे। एक्सरे जो एक चिकित्सा के क्षेत्र में दैनिक रूप से रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है, उसकी खोज किसने की थी। एक्सरे की खोज किसने किया था दोस्तों, रॉन्टजन ने। तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर हो जाएगा विलियम रॉन्टजन सही हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों अगर 6 रॉन्टजन से अधिक एक्सरे हो जाता है तो वो हमारे लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। हम 6 रॉन्टजन से अधिक एक्सरे को नहीं खींच सकते हैं। एक्सरे की यूनिट को अगर मापने की बात करें दोस्तों तो वो रोंटजन है, क्या है रोंटजन है। तो 6 रोंटजन से अगर अधिक हो जाता है एक्सरे, तो और उस एक्सरे को अगर शरीर में प्रवाहित की जाती है तो वो शरीर के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए और सौर डैश का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों ये हमारा एक होता है दोस्तों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है दोस्तों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये जैसे कि हमारा क्या है दोस्तों, सोलर प्लेट है। ये क्या है, सोलर प्लेट है। अब सोलर प्लेट में दोस्तों ये हमारा यहाँ पे सूर्य होगा, यहाँ से हमारा सूर्य की रोशनी निकलता है। तो यहाँ से जो सूर्य की रोशनी या लाइट प्रकाश ऊर्जा के रूप में आता है। ये सौर ऊर्जा हमारा क्या है, एक लाइट एनर्जी या तो प्रकाश ऊर्जा की सौर ऊर्जा के रूप में आता है। तो यहाँ से सौर ऊर्जा के रूप में आता है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होता है। यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हीट इस पर पड़ता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का क्या निकलना होता है। तो इलेक्ट्रॉन निकल के क्या होता है, वो निकलने के बाद उसको बैटरी में स्टोर किया जाता है। क्या किया जाता है, स्टोर। यानी कि वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक या विद्युत के रूप में, एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी या तो विद्युत ऊर्जा के रूप में स्टोर होता है। तो वो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक क्या होता है, इफेक्ट होता है। क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या तो फोटो वोल्टिक सेल के रूप में कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है। एक्चुअली में क्या होता है दोस्तों,
जो एक्सरे की स्पीड की बात करें या वेवलेंथ की बात करें तो बहुत कम है। क्या है? बहुत कम है। क्या है? बहुत कम है। इसकी तरंगदैर्घ्य की बात, रेंज की बात करें तो 10⁻⁻10 से लेकर के 10⁻⁻8 मीटर है। क्या है? 8 मीटर है। यानी कि इसकी स्पीड की बात करें, इसकी स्पीड क्या होता है दोस्तों, बहुत कम होती है, जिसके कारण ये वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती। तो एक्सरे हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगर दृश्य प्रकाश की बात करें दोस्तों, तो जैसे सूर्य से हमारा क्या होता है, हमारे वातावरण में या में प्रवेश करता है या तो वायुमंडल में प्रवेश करता है, पराबैंगनी किरण भी हमारा दोस्तों आ जाता है, ये ओजोन लेयर रोक के रखता है इसलिए, वरना ये भी हमारा क्या होता है, प्रवेश कर जाता है। तो एक्सरे किरणें जो है दोस्तों वो वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है। सीटी स्कैन में सीटी का अर्थ क्या है? देखिए दोस्तों, सीटी स्कैन में सीटी स्कैन की बात करें तो सीटी का फुल फॉर्म जो होता है हमारा वो क्या होता है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। क्या होता है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इससे दोस्तों हम इसके द्वारा एक्सरे किरणें, यानी कि दोस्तों जो हम एक्सरे करते हैं, एक्सरे का है एक क्या है, एक रूप है, ये एक्सरे का है एक क्या है, रूप है। इसी के थ्रू से हम हड्डियों का कहाँ पे टूटा हुआ है वो छेद का पता कर सकते हैं, या किसी हीरे में कोई छेद होता है डायमंड में, उसमें भी हम एक्सरे किरण को पास करके पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सीटी स्कैन का फुल फॉर्म जो हो जाएगा कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित प्रस्तावित किया गया था? यानी कि रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी दोस्तों, रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी या तो सापेक्षता का सिद्धांत जो दिया था आइंस्टीन ने, वो हमारा कब दिया था? यानी कि ईस्वी यहाँ पे पूछा गया है कि कितने ईस्वी में पूछा गया था। तो ये हमारा दोस्तों 1905 में पूछा गया, प्रस्तावित किया गया था। कब किया गया था? 1905 में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ हमारा सही उत्तर हो जाएगा। रिलेटिविटी थ्योरी के अनुसार दोस्तों इसमें क्या होता है, सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार ई इक्वल टू क्या होता है, एम सी स्क्वायर। इसको आइंस्टीन का फॉर्मूला भी कहते हैं। एम से हमारा क्या हो गया, मास हो गया, और सी से हमारा क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट। सी क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट। तो जब हम मास को स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा एनर्जी निकल के आता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, आइंस्टीन, यानी कि विशेष सापेक्षता के सिद्धांत, या तो रिलेटिविटी थ्योरी कहते हैं। आइंस्टीन रिलेटिविटी थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1905 में प्रस्तावित किया था। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया कि द्रव को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव में हस्तांतरित किया जा सकता है? देखिए दोस्तों, आइंस्टीन ने दर्शाया था, जैसे कि हमने क्या देखा, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर देखा। क्या देखा, क्या देखा दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला गया इसमें, ऊर्जा, द्रव को ऊर्जा में, ये हमारा क्या है, मास है, यानी कि द्रव है। द्रव यानी कि वो लिक्विड वाला नहीं दोस्तों, पदार्थ वाला। द्रव मतलब क्या, पदार्थ वाला। एम से हमारा क्या, द्रव्य या तो पदार्थ हो गया, और ई से क्या हो गया, एनर्जी हो गया। यानी कि एनर्जी से हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, द्रव पदार्थ में, और पदार्थ से हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये किसने हमारा इक्वल टू एम सी स्क्वायर किसने दिया, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि नैनो मिशन की शुरुआत डैश में की गई थी? कब की गई थी, डैश में। यानी कि दोस्तों ये जो हमारा शुरुआत किया गया था 2007 में शुरू किया गया था। नैनो मिशन या नैनो टेक्नोलॉजी दोस्तों 2007 में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नाभिकीय भौतिकी यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करेंगे दोस्तों हम। अब हम न्यूक्लियर फिजिक्स या नाभिकीय भौतिकी से संबंधित प्रश्न को करेंगे। देखिए दोस्तों, नाभिकीय नाभिकीय भौतिकी में दोस्तों या न्यूक्लियर फिजिक्स में दो चीज होता है दोस्तों। एक होता है संलयन और एक होता है विखंडन। एक क्या होता है, विखंडन। विखंडन क्या होता है, विखंडन। संलयन को दोस्तों हम फ्यूजन बोलते हैं, और विखंडन को फिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिशन। संलयन में क्या होता है दोस्तों, संलयन का मतलब होता है जुड़ना। संलयन में क्या होता है, इसका मतलब जुड़ना। यानी कि दोस्तों इसमें क्या होगा, दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉन जुड़ करके एक बड़े न्यूट्रॉन का निर्माण करेगा। क्या करेगा, दो या दो से अधिक न्यूक्लियस मिलकर के एक बड़ा न्यूक्लियस का निर्माण करेगा, और उसके साथ साथ क्या होगा, एनर्जी भी क्रिएट होगा। तो इसका मतलब क्या था, संलयन मतलब दो से दो अधिक मिलके
एक बड़ा का निर्माण करना। और फ्यूजन का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक कोई बड़ा होगा उससे क्या करेगा, छोटे छोटे कण में टूटेगा, क्या होगा, साथ ही साथ इसमें एनर्जी भी निकलेगा। तो जो संलयन होगा दोस्तों वो हमारा जुड़ने का काम करता है, और विखंडन या फ्यूजन जो होता है टूटने का काम करता है। क्या होता है, टूटने का काम करता है। तो जो सूर्य में हमारा होता है संलयन का काम होता है, उसमें क्या होता है दोस्तों, दो हाइड्रोजन मिलकर के एक हीलियम का निर्माण करता है। क्या करता है, दो हाइड्रोजन का मिलकर के एक हीलियम का निर्माण करता है, जिससे वो एनर्जी का भी निर्माण करता है। तो जो सूर्य में हमारा होता है संलयन होता है। और अगर एटॉमिक बम की बात करें, एटम बम में, तो उसमें हमारा विखंडन होता है। क्या होता है, विखंडन होता है। तो यहाँ पे दोस्तों परमाणु संलयन प्रक्रियाएं स्वचालित रूप से होती है। तो वो सूर्य में हमारा ऑटोमेटिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम में उत्पन्न होती है, तो वो दोस्तों हमारा नाभिकीय संलयन के माध्यम से होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत वो नाभिकीय संलयन, यानी कि एक क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछा जाता है। क्या होता है, बार बार पूछा जाता है कि नाभिकीय संलयन से हमारा होता है। सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है, नाभिकीय संलयन होती है। एक ही क्वेश्चन को देख रहे हैं आप दोस्तों, कितनी बार पूछा गया, नाभिकीय संलयन के दौरान होता है। नाभिकीय संलयन के हमने क्या देखा दोस्तों, नाभिकीय संलयन में दो दो से अधिक न्यूक्लियाई क्या होगा, एक मिल करके एक बड़ा का निर्माण करेगा, यानी कि जुड़ने का काम करेगा। क्या करेगा, जुड़ने का काम करेगा। तो यहाँ पे जुड़ने वाला किस में काम बता रहा है, न्यूट्रॉन बमबारी से भारी न्यूक्लियस खंडित होना नहीं दोस्तों, खंडित हो रहा मतलब नहीं, जुड़ने का जिसमें काम हो रहा है। दो हल्के न्यूक्लियाई मिलकर मिलकर आने की क्या, जुड़ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इसमें भी खंडित के बारे में बोला गया। तो खंडित से जो संबंधित है दोस्तों उसको हम विखंडन या फिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन या तो विखंडन या तो फिशन बोलते हैं। परमाणु विखंडन डैश की प्रक्रिया है। देखिए दोस्तों, परमाणु विखंडन डैश की प्रक्रिया क्या है, मतलब एक भारी जो परमाणु होगा वो छोटे छोटे उपखंडों में टूटेगा। क्या होगा, छोटे छोटे में टूटेगा, यानी कि यहाँ पे जो हमारा क्या होगा, परमाणु रूपांतरण, बिल्कुल नहीं, एक भारी परमाणु एक भारू परमाणु नाभिक के उपखंडों में टूटना। तो बिल्कुल सही दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। न्यूटन भाभा फंड कार्यक्रम या तो न्यूटन भाभा फंड प्रोग्राम किनकी एक संयुक्त पहल थी। देखिए दोस्तों, जो न्यूटन भाभा या फंड कार्यक्रम था वो हमारा दोस्तों भारत और ब्रिटेन के बीच में एक समझौता था। क्या था, समझौता था, जिसकी मदद से क्या किया गया था, हम भारत में सबसे भारत में पहली न्यूक्लियर भारत में क्या किया गया था, पहली न्यूक्लियर पावर प्लांट को लगाया गया था, पहली न्यूक्लियर पावर प्लांट को लगाया गया था भारत और ब्रिटेन के समझौता से। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है, जो खुद की विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करती है। उसको दोस्तों हम कैडमियम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कैडमियम धातु जो होता है दोस्तों वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। क्या करता है, न्यूट्रॉन धातु को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में थोड़ा सा दोस्तों हम डिटेल से थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर के रूप में देखा जाता है। क्या होता है, देखा जाता था, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में दोस्तों मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो उसमें क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए। तो फ्यूल के रूप में जो उसमें काम करेगा उसमें वो क्या होगा, हमारा यूरेनियम होगा। क्या होगा, यूरेनियम धातु होगा या तो प्लूटोनियम धातु होगा। यूरेनियम, प्लूटोनियम, या तो दोस्तों इसको थोरियम भी इसमें फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है, थोरियम का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों जो एब्जॉर्बिंग एलिमेंट की बात करें, जैसे कि ये क्वेश्चन में पूछा गया था, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है, तो एब्जॉर्बिंग एलिमेंट में कौन सा दोस्तों, जैसे एक कैडमियम धातु देखा हमने दोस्तों, कैडमियम के साथ साथ दोस्तों एक बोरॉन का छड़ होता है। तो ये दोस्तों कैडमियम छड़ या तो बोरॉन का छड़ जो होता है वो हमारा एब्जॉर्बिंग एलिमेंट के रूप में काम करता है, यानी कि जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होता है उस न्यूट्रॉन को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, और जो रिएक्शन होता है उसको स्लो डाउन कर देता है। क्या करता है, स्लो डाउन कर देता है। और यहाँ पे दोस्तों एक मॉडरेटर के रूप में काम करता है। मॉडरेटर आने के दोस्तों जिसे हम हिंदी में मंदक के रूप में काम कहते हैं। मंदक मंदक के रूप में दोस्तों यहाँ पे D2O या तो भारी जल का इस्तेमाल किया जाता है। D2O को भारी जल कहते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, इससे क्या होता है, जब रिएक्शन हमारा तेज होता है
तो जो न्यूट्रॉन जो तेजी तेजी से निकलता है ना, जब इसमें भारी जल का हम इसमें डाला जाएगा तो न्यूट्रॉन क्या होगा, ये स्पीड से जो होता है वो स्लो हो जाएगा। न्यूट्रॉन का क्या होता है, स्लो हो जाएगा। ये दोस्तों एक एब्जॉर्बिंग एलिमेंट अलग है और मॉडरेटर अलग है दोस्तों। एब्जॉर्बिंग एलिमेंट के रूप में क्या क्या, जिसको एब्जॉर्बिंग एलिमेंट या तो उसको बोलते हैं कंट्रोलर। कंट्रोलर मतलब क्या दोस्तों, ये कैडमियम छड़ ये इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्व कर लेता है। कैडमियम छड़ या बोरॉन का छड़ जो होता है वो एब्जॉर्व कर लेता है, लेकिन जो मॉडरेटर होता है वो न्यूट्रॉन को स्लो करता है। क्या करता है, स्लो करता है। और एक यहाँ पे दोस्तों हमारा कूलेंट के रूप में काम किया जाता है। कूलेंट जिसे हम शीतलक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, शीतलक। तो शीतलक के रूप में जो हमारा काम करेगा, इसमें हमारा कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड होता है और H2O होता है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O होता है, जो कि हमारा शीतलक के रूप में काम करता है। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सितारों में प्लाज्मा बनने का मुख्य कारण क्या है। देखिए दोस्तों, प्लाज्मा जो होता है हमारा, उसमें टेम्परेचर अत्यधिक होता है। जो टेम्परेचर या तो तापमान होता है बहुत अधिक होता है। तापमान क्या होता है, बहुत अधिक होता है। और जब तापमान हमारा अधिक हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा, तब हमारा क्या होगा दोस्तों, प्लाज्मा बनता है। क्या बनता है, प्लाज्मा। यानी कि तापमान का अधिक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड, कैडमियम की रॉड क्या काम करती है। देखिए दोस्तों, हमने क्या पढ़ा, कैडमियम या तो बोरॉन की छड़ जो होता है, तो वो क्या करता है, न्यूट्रॉन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है। यानी कि न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने का मतलब दोस्तों, जो रिएक्शन हमारा तेजी से हो रहा था वो क्या करेगा, कम कर देगा। रिएक्शन को क्या कर देगा, रिएक्शन को यानी कि स्लो डाउन करेगा। रिएक्शन को क्या करेगा, स्लो डाउन। यानी कि जो अगर दोस्तों यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन निकला, फिर यहाँ से ये 3 न्यूट्रॉन को निकलता है, फिर ये 3 न्यूट्रॉन को निकलता है। अगर इस न्यूट्रॉन को कैडमियम के छड़ से या बोरॉन के छड़ से एब्जॉर्ब कर लिया जाए, या इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाए, तो ये क्या करेगा, स्लो हो जाएगा। ये एक चेन रिएक्शन के रूप में काम कर रहा है। यहाँ से ये निकला, फिर निकला, फिर ये 3 निकालेगा, फिर ये 3 निकालेगा। ये चेन रिएक्शन के रूप में काम करता है। यानी कि जो कैडमियम का छड़ क्या करता है, इस चेन को तोड़ने का काम करता है। क्या करता है, चेन को तोड़ने का काम करता है या कंट्रोल करने का काम करता है, न्यूट्रॉन को अवशोषित करके। तो ऑप्शन को देखते हैं दोस्तों, विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा को अवशोषित करती है। ऊष्मा को नहीं दोस्तों, जो कैडमियम छड़ हमारा होता है वो न्यूट्रॉन को अवशोषित करती है। चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करती है। बिल्कुल सही दोस्तों, तो बी नंबर का हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। न्यूट्रॉन की ऊर्जा को कम करती है, ऊर्जा को कम नहीं करती दोस्तों, बल्कि न्यूट्रॉन को ही एब्जॉर्ब कर लेती है। चयन विखंडन प्रक्रिया के आवश्यक न्यूट्रॉन को उत्पन्न करती है। बिल्कुल गलत दोस्तों, यहाँ पे न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने का या आकर्षित करने का या अवशोषित करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही उत्तर होगा। डैश ने एटम बम का आविष्कार किया था। देखिए दोस्तों, अगर एटम बम की आविष्कार की बात करें तो हाल ही हमारा दोस्तों एक फिल्म आया था ओपेनहाइमर, आपने देखा होगा शायद। तो उसमें दोस्तों ओपेनहाइमर के बारे में पूरे डिटेल से बताया है कि कैसे कैसे बॉम्ब का निर्माण किया गया था। तो उसका उत्तर हमारा दोस्तों ओपेनहाइमर हो जाएगा। जो यहाँ पे दोस्तों हमारा जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में नहीं किया जाता है। देखिए दोस्तों, मंदक यानी कि हमने क्या देखा, कंट्रोल करने के रूप में काम किया जाता है। एक मंदक देखा था, एक कंट्रोलर देखा था। क्या देखा था, कंट्रोलर। कंट्रोलर हमारा, कंट्रोलर को हम क्या बोलते थे दोस्तों, एब्जॉर्बिंग एलिमेंट बोलते थे। और मंदक को हम क्या बोलते थे, मॉडरेटर। इसको क्या बोलते थे, मॉडरेटर। तो मॉडरेटर के अंदर हमारा कौन कौन सा आता है दोस्तों, मॉडरेटर के अंदर में हमारा दोस्तों एक D2O आता है और एक H2O भी आता है, और साथ ही साथ दोस्तों ग्रेफाइट भी आता है। क्या आता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ये तीनों हमारा दोस्तों किसके रूप में काम करता है, मंदक के रूप में काम करता है। लेकिन दोस्तों कंट्रोलर के रूप में हमारा कौन सा काम करता है, कैडमियम छड़। कैडमियम का छड़ या तो बोरॉन का छड़। क्या होता है, कैडमियम आने के बोरॉन का छड़। यानी कि यहाँ पे हमारा मंदक के रूप में कौन है, ग्रेफाइट भी मंदक के रूप में काम करता है। भारी जल भी और जल भी मंदक के रूप में काम करता है। तो बोरॉन छड़ हमारा दोस्तों क्या होता है, कंट्रोलर के रूप में काम करता है, जो कि इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ए नंबर यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय विखंडन में मंदक का कार्य करता है।
मंदक का कार्य करता है। तो मंदक का कार्य का मतलब क्या दोस्तों, भारी जल। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। भारत ने पहले भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? भारत ने जो पहले परमाणु बम का परीक्षण 18 मई 18 मई 1974 में किया था। कब किया था दोस्तों? 1974 में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसका परीक्षण दोस्तों, ये पोखरण मूवी भी आया हुआ दोस्तों, इस पर आप मूवी देख सकते हैं। पोखरण पोखरण नाम से जो जॉन अब्राहम की मूवी है, उसके द्वारा ये फिल्म बनाया गया था कि परमाणु बम का परीक्षण कैसे कैसे किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था? कब दोस्तों? पिछले क्वेश्चन में हमारा क्या था, सेम था, यानी कि 1974 में किया गया था। भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का न्यूक्लियर टेस्ट कोड नाम क्या था? तो उसका क्या था दोस्तों, स्माइलिंग बुद्धा था। क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा था। मुस्कुराती बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा किसके लिए कोड नेम था? तो हमने देखिए दोस्तों, 1974 में जो पोखरण का परमाणु परीक्षण हुआ था वो था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण मतलब कहाँ किया था? तो पोखरण में किया था, जो कि राजस्थान का एक जगह है। 1940 के दशक में कुछ महान वैज्ञानिकों ने यूरेनियम को शुद्ध करने तथा एटम बम का निर्माण करने का प्रयास किया। उनके इस कार्य प्रोजेक्ट का नाम क्या था? मैनहट्टन परियोजना था। क्या था? मैनहट्टन परियोजना रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया का एक उदाहरण है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया गया है, फ्यूजन। और फ्यूजन मतलब क्या होता है, जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना, यानी कि दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलकर एक बड़े न्यूक्लियाई का निर्माण करेगा। तो इसमें जिसमें जो छोड़ने का काम होगा वो हमारा होगा। और परमाणु ऊर्जा हमारा क्या होता है, इसमें टूटने का काम करता है। तो देखिए, परमाणु ऊर्जा क्या दोस्तों, परमाणु ऊर्जा को उत्पादन यानी कि न्यूक्लियर की बात किया गया, तो ये हमारा टूटने का काम करता है इसमें। लेकिन दोस्तों हाइड्रोजन बम हमारा दो चीज़ दोस्तों, एक एटम बम है, एक हाइड्रोजन बम है। एक क्या है, एटम बम, एक हाइड्रोजन बम है। तो एटम बम में क्या होता है, एक बड़ा वाला जो न्यूक्लियाई होता है वो छोटा छोटा टूटता है। लेकिन हाइड्रोजन बम में दोस्तों छोटा छोटा न्यूक्लियाई मिलके हीलियम का निर्माण करता है। जैसे कि सूर्य में हमने देखा था दोस्तों, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जब मिलता था तो उसमें क्या करता था, हीलियम का निर्माण करता था। यानी कि दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके, तो ये हमारा दोस्तों संलयन से संबंधित रखता है, यानी कि फ्यूजन से संबंधित रखता है। यानी कि तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला परमाणु विस्फोट का स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है दोस्तों, ये सभी को पता है। इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी के जनक के रूप में जाना जाता है? नाभिकीय भौतिकी के जनक के रूप में दोस्तों अगर हम देखा जाए तो किसे जानते हैं, रदरफोर्ड को। अंदर में हमारा न्यूक्लियाई होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इसके बारे में किसने पता लगाया था, हमारा रदरफोर्ड ने लगाया था। तो इसलिए क्या जानते हैं हम, रदरफोर्ड को। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय नाभिकीय परीक्षण स्थल पोखरण राजस्थान के डैश जिले में है। अगर आप दोस्तों इस मूवी पोखरण मूवी को देखे होंगे तो अब इन सारे सवालों का जवाब आसानी से दे सकते थे। तो हमारा क्या है, वो जैसलमेर जिला जो है वहाँ पे किया गया था। कहाँ पे, जैसलमेर जिला। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। IAEA का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा IAEA है, इसका फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। क्या होता है, एजेंसी, इंटरनेशनल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो इसका मुख्य काम क्या होता है दोस्तों, कि ये हमारा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। आईए का जो हमारा ये जो IAEA है, ये हमारा क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका मुख्य देखिए दोस्तों, आजकल लगभग देश चाहता है कि हमारे पास परमाणु शक्ति हो। क्या हो, परमाणु शक्ति हो। हर देश क्या चाहता है कि हम परमाणु संपन्न देश बनना चाहता है, परमाणु संपन्न देश बनना चाहता है। लेकिन परमाणु संपन्न जब देश बन जाएगा तो वो ऐसा ना हो कि परमाणु बम बनने के बाद किसी भी देश पर जाके हमला बोल दे, ऐसा नहीं देना है। तो इस IAEA का मुख्य काम क्या, मुख्य कार्य या तो काम क्या है, शांतिपूर्ण। क्या है,
शांति बनाए रखना, यानी कि परमाणु तो बन गया लेकिन उसका इस्तेमाल ऐसे वैसे नहीं कर देना है। तो यह विश्व पर पेट्रोलियम ऊर्जा को अधिक उपयोग पेट्रोलियम से संबंधित नहीं है दोस्तों, ये हमारा एटॉमिक एनर्जी से संबंधित है। यह विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। बिल्कुल सही दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1998 में भारत में परमाणु विस्फोट उपकरणों का परीक्षण डैश में किया गया था। तो कहाँ पे किया गया दोस्तों? पोखरण में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? दो चीज दोस्तों देखिए, एक 18 मई 1974 में किया गया था, जिसका नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा था। क्या था? स्माइलिंग बुद्धा था। लेकिन दोस्तों सेम फिर 1900, लेकिन उस टाइम पे ये पूर्ण रूप से सक्सेसफुल नहीं हुआ था। लेकिन 1998 में दोस्तों फिर से ये पोखरण में ही किया गया था। कहाँ पे? पोखरण में ही किया गया था। ये इसका एग्जैक्ट डेट की बात करें दोस्तों तो 13 मई था, यानी कि मई महीना दोस्तों, इसमें ये 13 मई और 18 मई, लेकिन ये 1974 था, ये 1998 में था। पहले जो हमारा नाम था दोस्तों क्या था? स्माइलिंग बुद्धा था। लेकिन दूसरा बार जब नाम रखा गया था तो इसका नाम ऑपरेशन शक्ति रखा गया था। क्या रखा गया था? ऑपरेशन ऑपरेशन शक्ति। क्या रखा गया था? ऑपरेशन शक्ति। तो 1998 में जब पोखरण का परीक्षण हुआ था तो उसका नाम ऑपरेशन शक्ति था, लेकिन जब 1974 में था उसका नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा था। लेकिन सक्सेसफुल की बात करें तो 1998 वाला ही हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ भाई हमारा सही उत्तर हो जाएगा। भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष में किया था? तो 1998 में किया था। 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? तो ऑपरेशन क्या था दोस्तों? ऑपरेशन शक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। नाभिकीय संलयन दो या दो से अधिक प्रकाश नाभिकीय के संयोजन की प्रक्रिया परमाणु संलयन के लिए आवश्यक तापमान क्या है? आवश्यक तापमान क्या है? देखिए दोस्तों, इसमें तापमान की बात करें तो हमारा 100 मिलियन केल्विन होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 100 मिलियन केल्विन। 100 मिलियन केल्विन, यानी कि दोस्तों जो नाभिकीय संलयन, यानी कि सन की बात करें दोस्तों, सन में हमारा क्या है? हाइड्रोजन है। अधिक मात्रा में क्या? हाइड्रोजन है। तो पहले दोस्तों हमारा क्या था? 100% हाइड्रोजन था। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल करके क्या बना रहा है? हीलियम बना रहा है। तो हीलियम बन जा रहा है तो वो एनर्जी हमारा निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल के हीलियम बनता है, तो इस हाइड्रोजन हाइड्रोजन का मिलने का काम तब होगा जब 100 डिग्री मिलियन डिग्री केल्विन होगा तब। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो हमने क्या देखा दोस्तों? यूरेनियम या तो प्लूटोनियम या तो थोरियम को इस्तेमाल करते हैं, थोरियम का। तो इन तीन धातुओं को दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में हम फ्यूल के रूप में एज ए फ्यूल या तो ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए इनमें से किस तकनीक का उपयोग किया है? देखिए दोस्तों, अगर सूर्य को बनाना है तो सूर्य में हमारा क्या होता है? संलयन होता है। संलयन होता है, यानी कि फ्यूजन प्रोसेस होता है। क्या होता है? फ्यूजन प्रोसेस। तो जब फ्यूजन प्रोसेस होगा तो हमारा अगर सूर्य को बनाना है तो चीन भी हमारा क्या किया होगा? नाभिकीय संलयन क्या होगा? क्योंकि विखंडन में तो टूटना होता है, तो सूर्य में लेकिन जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? नाभिकीय संलयन। तो सूर्य की बात किया गया तो चीन बनाए या कोई बनाए तो उसमें नाभिकीय संलयन प्रोसेस ही बनाया हो, कोशिश किया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सा भारत एवं विश्व का पहला रिएक्टर है जिसे यूरेनियम 233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है? एक है दोस्तों बार्क। बार्क का मतलब क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो भारत का दोस्तों जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है उसमें दोस्तों ये हमारा जो कहाँ पर है? कलपक्कम में है। कहाँ पर है? कलपक्कम। कलपक्कम। तो कलपक्कम में दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ इसमें जो यूरेनियम 233 जो फ्यूल के रूप में डाला गया था तो उसमें दोस्तों कामिनी रिएक्टर था। कौन था? कामिनी, यानी कि जिस रिएक्टर में दोस्तों इस यूरेनियम
233 का इस्तेमाल जो किया गया था वो कामिनी रिएक्टर था। रिएक्टर का नाम क्या था दोस्तों? कामिनी। क्या था? कामिनी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सा विश्व का एकमात्र संचालित नाभिकीय रिएक्टर है जिसमें यूरेनियम 233 ईंधन का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है? कामिनी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है या पसंद हो रहा है और हेल्पफुल साबित हो रहा है दोस्तों, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।